नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। यूक्रेन और रसिया का वार जो फरवरी 2022 से लेकर अब तक लाखों जिंदगियों को इम्पैक्ट कर चुका है, आज एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया है जहां डिप्लोमेसी, मिलिट्री बिल्डअप और ग्लोबल पॉलिटिक्स आपस में उलझती नजर आ रही हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट के अनुसार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को 2 हफ्तों की डेडलाइन देकर वार खत्म करने की वार्निंग दी है। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्या ट्रंप की ये अनाउंसमेंट सच में कोई रियल पॉलिटिकल या मिलिट्री वेट रखती है? अगर हम उनके पिछले टर्म को देखें तो ट्रंप कई बार बिग डिक्लेरेशन करते रहे हैं, जिसके पीछे अक्सर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल एजेंडा रहता है। इसलिए इस डेडलाइन को सिर्फ मिलिट्री थ्रेट नहीं बल्कि यूएस के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर गेम का हिस्सा समझना चाहिए। और दूसरी तरफ रसिया ने इस्तांबुल में 2 जून को पीस टॉक्स की पेशकश की है, जहां वो एक पीस मेमोरेंडम प्रेजेंट करेगा। और इस प्रपोजल की इंपॉर्टेंस इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि 2022 में इस्तांबुल में हुई टास्क में रसिया ने कुछ टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज के बदले आंशिक सीज फायर का इशारा दिया था। लेकिन इस बार यूक्रेन क्लियरली स्टैंड ले चुका है कि वो सिर्फ उन्हीं टर्म्स पर डायलॉग करेगा जो उसकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फुली रिस्पेक्ट करे। यह एक स्ट्रांग सिग्नल है कि जेलेंस्की की गवर्नमेंट किसी भी ऐसे डील के लिए रेडी नहीं है जो उसे जमीन या कंट्रोल में रियायतें देने के लिए मजबूर करे। अब हम जर्मनी की इन्वॉल्वमेंट को देखें तो पिछले हफ्ते जर्मन चांसलर ने 5 बिलियन यूरो की एक्स्ट्रा मिलिट्री एड अनाउंस की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जर्मनी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें बनाने में हेल्प करेगा। और यहाँ फोकस में है टारस मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा है और जो रसिया के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट कर सकता है। यह सिर्फ जर्मनी यूक्रेन बाइलेटरल मामला नहीं है और नाटो की रसिया पर प्रेशर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन रसिया की भी रिएक्शन सख्त है। रसियन गवर्नमेंट ने क्लियरली वार्न किया है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की वेपन्स रेंज लिमिट्स को लिफ्ट करते हैं तो यह रसिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट होगा। इस वार्निंग के पीछे सिर्फ एम्पटी रेटोरिक नहीं बल्कि रसिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का शैडो है, क्योंकि 2023 में रसिया ने अपने न्यूक्लियर फ्रेमवर्क में साफ कर दिया था कि अगर उसकी एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी पर खतरा हुआ तो टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कंसीडर किया जाएगा। और अब अगर हम बेलारूस का फ्रंट देखें तो रसिया बेलारूस को एडवांस मिसाइल सिस्टम डिलीवर करने जा रहा है, जिससे वेस्टर्न यूरोप के लिए थ्रेट और इंटेंस हो जाएगा। बेलारूस जो पहले ही रसिया का क्लोजेस्ट अलाय है, अब उस कॉन्टेक्ट लाइन का हिस्सा बन जाएगा जहां से रसिया यूरोपियन रीजन में डायरेक्ट मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर सकता है। इससे यूक्रेन की डिफेंसिव पोजीशनिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि अब उसे नॉर्थ फ्रंट पर भी विजिलेंस रखनी पड़ेगी। और यूक्रेन का काउंटर क्या है? देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट यह दिखाती है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक्स के जरिए रसिया के अंदर डीप स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जैसे एक मेजर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट को हिट किया, जो रसिया की मिसाइल्स और रडार सिस्टम के लिए क्रिटिकल है। इससे साफ है कि यूक्रेन अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंस में भी एक्टिवली एंगेज हो रहा है। और अगर हम इन सारी लेयर्स को एक साथ में देखें तो ये साफ दिखाता है कि एक तरफ पीस टॉक्स और नेगोशिएशंस चल रहे हैं तो दूसरी तरफ बैटल फील्ड और वेपन्स डिपोज में मिलिट्री प्रिपरेशन लगातार एस्केलेट हो रही है। यह डुअलिटी बताती है कि वार सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी लड़ा जा रहा है। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट का आकलन है कि अगले 2 से 3 हफ्ते हाईली डिसाइसिव हो सकते हैं। अगर इस्तांबुल में होने वाली टॉक्स फेल होती है तो वेस्टर्न आर्म सप्लाई और रसियन मिलिट्री रिएक्शन कॉन्फ्लिक्ट को और इंटेंसिफाई कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर यूएस, रसिया और यूरोपियन पावर्स कोई बैलेंस सोल्यूशन निकालने में कामयाब होते हैं तो ये वार का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो सकता है। और यही असली जियोपॉलिटिकल गेम है। क्या दुनिया की पावर बैलेंस एक और मैसिव वार की तरफ जाएगी या वार पॉलिटिक्स के अंदर ही कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन निकलेगा? इससे रिलेटेड अभी बहुत सारी अपडेट आनी है। अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 2025 में किस देश ने ग्लोबल ग्रीन एनर्जी अलायंस की स्थापना की, जिसमें भारत भी एक प्रमुख भागीदार है? ए पर है जर्मनी, बी यूएसए, सी चाइना और डी ब्राज़ील। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।